हेलो एमस, आज हम लोग पुनः स्टार्ट कर रहे हैं बायोलॉजी के आगे के टॉपिक्स को। ठीक है, तो इससे पहले हम लोग पढ़ रहे थे कॉम्प्लेक्स टिश्यू के बारे में कि सिंपल टिश्यू के बारे में। सर हम लोग पढ़े थे परमानेंट टिश्यू, और परमानेंट टिश्यू में हम लोगों ने सबसे पहला स्टार्ट किया था क्या, सिंपल टिश्यू यानी सरल ऊतक। तो सरल ऊतक हम लोग देखने जा रहे हैं आज, और सरल ऊतकों के अंदर भी हम लोगों ने सबसे पहला क्या पढ़ लिया था, सबसे पहला पढ़ लिया था फर्स्ट हम लोगों ने ये देखा था कि फर्स्ट पे था हमारे पास पैरेन्काइमा, तो पैरेन्काइमा पढ़ लिया था। फिर दूसरे नंबर पे हमारे पास आया था कोलेनकाइमा, कोलेनकाइमा भी पढ़ लिया। अब हम तीसरा और लास्ट पढ़ रहे हैं सिंपल टिश्यू का, वो है हमारे पास स्क्लेरेनकाइमा। ठीक है ना, स्क्लेरेनकाइमा। ओके, तो चलिए देखते हैं हम लोग स्क्लेरेनकाइमा को। ठीक है, हम पुनः इसको देखेंगे अपने हैंड रिटन नोट्स के द्वारा। तो देखिए ये तीसरे नंबर पे है दृढ़ोत्तक। इसका नाम क्या है, दृढ़ोत्तक, और इसके नाम से ही आपको पकड़ में आ जाना चाहिए कि ये बहुत दृढ़ है। इसमें से क्या निकल के आ रहा है, दृढ़, और दृढ़ का मतलब क्या होगा, रिजिड। दृढ़ का मतलब क्या होगा, रिजिड। यहाँ से रिजिड का मतलब सर बहुत कठोर, बहुत कठोर। तो यहाँ पे कहने का अर्थ क्या है, दृढ़ है यानी कठोर है। ठीक है, यहां से आप इसको पकड़िएगा। मैं पुनः बोल रहा हूं कि आप इसके नाम को अगर पकड़ लेंगे तो आधी चीजें अपने आप इजी हो जाएंगी। दृढ़ोत्तक मतलब बहुत दृढ़ यानी बहुत कठोर ऊतक है ये। ठीक है, अब कठोर क्यों है आगे अब आपको धीरे धीरे समझ में आने लगेंगी। सबसे पहले देखिए कि ये क्या है, सरल ऊतक का प्रकार है, यानी ये भी एक प्रकार का क्या है, सरल ऊतक है, सिंपल। और इसकी कोशिकाएं जो होती हैं, इसकी जो सेल्स होते हैं, इसके जो सेल वो क्या होते हैं, मृत यानी अजीवित होते हैं। अजीवित होने का कारण क्या है, क्योंकि इसके अंदर जो कोशिका द्रव्य यानी प्रोटोप्लास्ट है वही क्या हो जाता है, निष्क्रिय हो जाता है। भाई निष्क्रिय क्यों होता है और इसके हो जाने से क्या होता है, ध्यान देना। हम बात कर रहे हैं परमानेंट टिश्यू की, और परमानेंट टिश्यू उनको बोलते हैं हम लोग जो क्या नहीं करते हैं, जो कैपेबल नहीं होते हैं सेल डिवीजन में। अब मान लो अगर उनको सेल डिवीजन करना नहीं है तो फिर वो चीजों को ना बढ़ाएंगे ना घटाएंगे। मतलब नहीं समझे सर, भाई एक सेल है, इस सेल के अंदर क्या मिलेगा आपको, साइटोप्लाज्म मिलेगा। इस साइटोप्लाज्म के अंदर बहुत कुछ मिलेंगे, बहुत ऑर्गेनल्स आपको नजर आएंगे। अब ये साइटोप्लाज्म जब एक्टिव होता है ना भाई, तो एक्टिव होने का मतलब क्या करना चाह रहा होता है, ये ग्रोथ कराना चाह रहा होता है। क्या कराना चाह रहा होता है, ग्रोथ ये इसलिए कराता है क्योंकि आपको पता है कि इनको जितना इनकी जितनी ग्रोथ होनी चाहिए, ये जब किस फॉर्मेट में रहते हैं, जब ये मेरिस्मेटिक सेल के फॉर्म में रहते हैं तब वहाँ पे होता है ना। पहले ये किस फॉर्म में रहते हैं, पहले मेरिस्मेटिक सेल के फॉर्म में रहते हैं, फिर यही क्या होते हैं, मैच्योर होते हैं। और वो मैच्योर का मतलब ही क्या होता है, मैच्योर का मतलब ये अपनी ग्रोथ करा लेते हैं, और इतनी ग्रोथ करा लेते हैं कि अब इनको जीवन में फिर ग्रोथ कराने की जरूरत ना पड़े। तो जब एक बार इनका मैच्योरिटी आ गया, मैच्योरिटी हो गया कि मतलब इनके पास जितनी इनकी ग्रोथ होनी चाहिए वो हो गई, तब इसको ग्रोथ कराने की जरूरत है नहीं। तो साइटोप्लाज्म एक्टिव रह के ही क्या करेगा, कुछ करेगा। साइटोप्लाज्म एक्टिव है, इसका मतलब बाकी सभी चीजें एक्टिव हैं, और एक्टिव होने का मतलब क्या है, सिंपल कि अब ये ग्रोथ कराएंगे। साइटोप्लाज्म एक्टिव होने का मतलब ग्रोथ कराएंगे। ग्रोथ कराने की जरूरत है, कौन सा, इनको विभाजित करना है, अपने आप को विभाजित नहीं करना है भाई। परमानेंट टिश्यू का मतलब अब ये विभाजित नहीं करेंगे, विभाजन की क्षमता इनके पास है ही नहीं। ठीक है, तो जितनी ग्रोथ होनी होती है उतनी आपकी मैच्योरेशन के दौरान हो जाती है। उसके बाद जो बनता है वो हमारा परमानेंट होता है, और इस दौरान इस टाइप के सेल्स को क्या नहीं जरूरत होती है, कोशिका द्रव्य के एक्टिव होने की जरूरत नहीं होती है। तो यही कारण है कि ये क्या है, मृत है। यही कारण क्या है कि ये क्या है, मृत है, इनएक्टिव है। इंग्लिश में क्या बोलते हैं इनको, इनएक्टिव। ये इनएक्टिव है, इस बात को याद रखिएगा। तो यहाँ पे इनका जो कोशिका द्रव्य होता है साइटोप्लाज्म क्या होता है, निष्क्रिय होता है। ठीक, दो बातें। तीसरी बात ये कि जैसा हम लोगों ने कोलेनकाइमा के अंदर देखा था कि कोलेनकाइमा जो होता है उसमें एंगल्स यानी कोनों पे क्या होता है, एंगल्स पे जमाव होता है। जमाव का मतलब डिपोजिशन होता है। डिपोजिशन किसका होता है, तो डिपोजिशन हम देखते हैं किसका होता है, एक तो सेलुलोज का और दूसरा होता है पेक्टिन का। यहाँ पे सेलुलोज की स्पेलिंग गलत है, बस उससे हमको लेना देना नहीं है, आप समझ पा रहे होंगे। पेक्टिन का जमाव होता है। उसी तरीके से यहाँ पे भी मतलब जैसे आप देख रहे हो क्या, स्क्लेरेनकाइमा, तो स्क्लेरेनकाइमा के अंदर भी जमाव होता है, और वो जमाव किसका होता है, लिग्निन का।
किसका? लिग्निन का। लिग्निन का जमा होता है, याद रखेंगे। ठीक है, यहाँ पे किसका जमा होगा? लिग्निन का जमा होता है। वही चीज यहाँ पे लिखा गया है कि इसकी कोशिका भित्तियों में किसका जमा होगा? लिग्निन का। तो याद रखेंगे, लिग्निन का जमा जिसमें होता है वो स्क्लेरन काइमा होता है, और जिसमें सेलुलोज और पैक्टिन का जमा होता है, इन डिपोजिशन होता है, वो हमारा कॉलन काइमा होता है। जब मैंने कॉलन काइमा आपको पढ़ाया था तभी बताया था कि जमाव और भी आपको देखने के लिए मिलेंगे। अब इसमें जमाव की जो बात करूंगा मैं, तो वो जमाव कहाँ होगा? इनके सेल वॉल के अंदर होगा। कहाँ होगा? सेल वॉल के अंदर। सेल वॉल आप समझ पा रहे हैं? जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे मैं एक कोशिका बनाऊं, तो एक प्लांट कोशिका के चारों ओर क्या होता है? सेल वॉल पाई जाती है कि नहीं पाई जाती है? तो एक प्लांट सेल के चारों ओर सेल वॉल पाई जाती है, और इस सेल वॉल में ही किसका जमा होता है? लिग्निन का जमा होता है। आई बात समझ में? सेल वॉल में। क्लियर? ठीक, तो ये बात याद रखिएगा। कोशिका भित्ति का मतलब होता है सेल वॉल। अब मैं और थोड़ा आगे बढ़ूं तो यहाँ पे और क्या लिखी गई है कि भाई लिग्निन का जमा होगा अगर कोशिका भित्ति के अंदर, तो इसकी कोशिकाएं क्या होंगी? सेल वॉल्स क्या हो जाएंगी? मोटी हो जाएंगी। थिक हो जाएंगी कि नहीं हो जाएंगी? क्योंकि उसके अंदर किसका जमा हो रहा है? लिग्निन का जमा हो रहा है। इसलिए क्या होता है? इनकी कोशिका भित्ति यानी सेल वॉल क्या हो जाती है? मोटी हो जाती है, और जो अंतरा कोशिकीय अवकाश हो जाते हैं वो भी क्या होते हैं? कम हो जाते हैं। ठीक है, तो आई होप पांचों पॉइंट आपको समझ में आ गए होंगे। क्या समझ में आ गया? कि अगर आप देखेंगे तो हम लोगों ने ये देखा कि जो स्क्लेरन काइमा होता है इसके अंदर 3-4 बातें प्रमुख हैं। सबसे पहला, ये सिंपल है, सिंपल टिश्यू है। पहली बात तो ये हो गई। दूसरी बात, ये रिजिड होता है। रिजिड मतलब क्या होता है? ये कठोर होता है। कठोर होने का कारण कौन है? लिग्निन है। रिजिड क्यों होता है? क्योंकि लिग्निन इसके अंदर पाया जाता है। ठीक है। अच्छा, तीसरे नंबर पे हमने ये देखा कि इसका जो साइटोप्लाज्म है, या सिंपल बोल दो प्रोटोप्लाज्म, वही क्या होता है? इनएक्टिव होता है। प्रोटोप्लाज्म क्या होता है? इनएक्टिव होता है। इनएक्टिव का मतलब जिंदा नहीं होता है, मृत होता है, इनएक्टिव। ठीक है। चौथी बात यदि हम यहाँ से देखेंगे तो ये देखेंगे कि ये जो लिग्निन होता है, यानी सेल वॉल के अंदर सिंपल सेल वॉल में डिपोजिशन होता है। किसका? लिग्निन का। और सेल वॉल में लिग्निन के जमाव के कारण ही क्या होता है? सेल वॉल जो होती है वो क्या होती है? थिक होती है। क्या होती है? थिक होती है। और पांचवा पॉइंट जो नजर आया वो ये नजर आया कि अगर हमारे पास स्क्लेरन काइमा जो टिश्यू है, ठीक है ना, स्क्लेरन काइमा टिश्यू के अंदर चूंकि टिश्यू है ये, तो टिश्यू का मतलब क्या है? बहुत सारे सेल्स होंगे, तो इन सेल्स के बीच में जो गैप है वो क्या है? अनुपस्थित होता है, यानी नो गैप, यानी नो इंटर सेलुलर स्पेस अवेलेबल। ठीक है, यानी इंटरसेलुलर स्पेस अवेलेबल नहीं होता है। क्लियर है? ये 5 पॉइंट आपको समझ में आ जाने चाहिए। ठीक है। अब अगर आपको मैं एक और बात समझाऊं, क्या समझाऊं? तो आप जो सेल बनाते हैं, तो आप लोग सेल बनाने का तरीका समझिएगा। सेल यहाँ से मैं आपको ऐसे समझा रहा हूँ, ऐसे करके आप लोग ऐसे ऐसे मुड़ाते जाएंगे। देखिएगा यहाँ पे, ये देख पा रहे होंगे आप लोग, यहाँ पे गैप थोड़े से क्या होंगे? आपको नजर आएंगे कम, जब आप ईंट के माफिक बनाएंगे। ठीक है। अब अभी आपको नहीं समझ में आएगा, अभी मैं आगे इसका आपको चित्र दिखाऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा। फिलहाल में आपको ये 5 बातें समझ में आ गई होंगी, आई होप। अब हम बात करते हैं इसके आगे की। जैसे ये जो कोशिकाएं होती हैं, कोशिकाएं मतलब ये सिंपल कौन सी कोशिकाएं? स्क्लेरन काइमा वाली। ये कितने प्रकार की होती हैं? 2 प्रकार की होती हैं। ठीक है। इसमें जो सबसे पहला होता है, यहाँ पे इसका नाम नहीं दिया गया है, इसको मैं बता रहा हूँ। तो देखिएगा यहाँ पे आपको जो कोशिकाओं के 2 प्रकार लिखे गए, यहाँ पे माफी चाहूंगा इसके लिए मैं। यहाँ पे 2 टाइप की कोशिकाएं होती हैं स्क्लेरन काइमा की, यानी 2 टाइप होते हैं। एक होता है स्क्लेरॉइड्स, और दूसरा होता है हमारे पास फाइबर्स। ठीक है ना? ठीक है। तो स्क्लेराइड्स और फाइबर 2 टाइप के होते हैं स्क्लेरन काइमा के। ठीक है ना? 2 टाइप होते हैं स्क्लेरन काइमा के। समझ पा रहे हैं? बिल्कुल। यहाँ पे जो सबसे पहला लिखा गया है, जैसे आप यहाँ पे देखोगे तो दूसरा वाला यहाँ पे स्क्लेराइड वाला है, और यहाँ पे क्या है? पहला वाला था फाइबर वाला है। फाइबर को क्या बोलते हैं भैया?
फाइबर को क्या बोलते हैं? तो यहाँ पे इसको देखोगे जब, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग अष्टि कोशिका या दृढ़ कोशिकाएं बोलते हैं। तो इसको हम लोग तंतु कोशिकाएं बोलते हैं। फाइबर्स का मतलब क्या होता है? तंतु। ठीक है ना? इसको हम लोग क्या बोलते हैं? तंतु कोशिकाएं, तंतु कोशिकाएं। ओके, तो तंतु कोशिकाएं बोलते हैं हम लोग, ये बात ध्यान देंगे। अब आगे थोड़ा और समझें कि हम सबसे पहला हम देखना है, सबसे पहला टाइप किसका? स्क्लेरेन्काइमा का, वो है फाइबर्स। तो वो सबसे पहला टाइप यहाँ पे लिखा गया। अब इसके बारे में हम पढ़ते हैं। लिखा गया है कि यह लंबी सक्रिय कोशिकाएं होती हैं। इनके सिरे क्या होते हैं? नुकीले होते हैं। इसकी भित्ति में लिग्निन का जमाव होने से गुहा सक्रिय हो जाती है, जिससे गर्त का निर्माण होता है। ठीक है, अब क्या अर्थ है इसको मैं समझा रहा हूँ। देखिए, कहने का मतलब क्या है कि इसका जब आप देखेंगे इस कोशिका को, तो इसकी कोशिका कुछ इस तरीके से होती है। ऐसे सिरों पे क्या होती है? नुकीली। सिरों पे क्या होती है? नुकीली। और दूसरा क्या होती है? लंबी होती है। दूसरी क्या होती है? लंबी होती है। समझ में आ रहा है बेटा? क्या होती है? लंबी। और ऊपर से क्या होती है? नुकीली। ठीक है, और सक्रिय भी होती है। यहाँ पे ये लिखा गया है। ओके, अब इनके यहाँ पे आगे फिर देखिएगा, ध्यान से समझिएगा। यहाँ पे लिखा गया है कि जब इनके अंदर लिग्निन का, कोशिका भित्ति में लिग्निन का जमा हो जाता है, तो इनकी गुहा सक्रिय हो जाती है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, गुहा सक्रिय हो जाने का मतलब क्या होता है? मतलब और नुकीली होने लगती है। मतलब यहाँ पे देखो फिर से, ये ऐसे इलॉन्गनेस है, ऊपर नुकीला है, और सेल वॉल क्या है? यहाँ पे सेल वॉल के अंदर लिग्निन का क्या हो जा रहा है? जमा हो जा रहा है। अच्छा, लिग्निन है क्या? इंपॉर्टेंट पॉइंट तो ये है, लिग्निन क्या है? लिग्निन अभी तक हम लोगों ने देखा नहीं। लिग्निन एक्चुअल में क्या है? एक प्रकार का ऑर्गेनिक कंपाउंड है। ठीक है ना? या ऑर्गेनिक कंपाउंड का पॉलीमर है। ऑर्गेनिक कंपाउंड का क्या है? पॉलीमर है। ये जो होता है, ये प्लांट के अंदर पाया जाता है, और ये प्लांट को क्या बनाता है? रिजिड बनाता है, रिजिड बनाता है और वुडी बनाता है। ठीक है, वुडी बनाता है। समझ में आई बात? कौन? लिग्निन। तो जब इसके अंदर आप देखोगे, इसके अंदर यहाँ पे जब लिग्निन का जमा हो जाता है साइड साइड से, ऐसे साइड साइड से लिग्निन का जमा हो जाता है, तो जो गुहा होती है, गुहा का मतलब ये बीच वाला पोर्शन, इसको बोलते हैं हम लोग कैविटी। क्या बोलते हैं? कैविटी। ये कैविटी जो होता है वो क्या हो जाता है? सकरा हो जाता है। कहने का मतलब ये है। और यहाँ पे गर्त का निर्माण होता है। गर्त को हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं? आप लोगों ने पढ़ा होगा वेब लेंथ। तो वेब लेंथ अगर हम डिफाइन करते हैं तो वहाँ पे आता था श्रिंग और गर्त, क्रेस्ट एंड ट्रफ। तो वो ट्रफ है। ट्रफ का मतलब सिंपल समझो यार, नॉर्मली भाषा में इसको हम लोग बोलते हैं गड्ढा। ठीक है, क्या बोलते हैं? गड्ढा। यानी यहाँ पे क्या हो जाता है? जब चारों ओर लिग्निन का जमा हो जाता है तो और सकरा हो जाता है, और बीच में जो गुहा सक्रिय हो जाती है, और उसके बाद यहाँ पे क्या निर्माण हो जाता है? गड्ढे का। क्या निर्माण हो जाता है? गड्ढे का। फिर से मैं समझाऊं, फिर से समझिएगा। मैंने बोला कि यहाँ पे ये मान लेता हूँ नुकीली और नुकीला है पूरा पूरा, और लंबा है, ऊपर से नुकीला है, और क्या हो रहा है? लिग्निन का चारों ओर से क्या हो रहा है? जमा हो रहा है। लिग्निन का जमा होने से क्या हो रहा है कि ये जो गुहा है, गुहा का मतलब ये वाला पूरा पोर्शन, ये वाला कैविटी कहलाता है। ये कैविटी और सकरा हो गया। सकरा का मतलब पतला हो गया, सिंपल मतलब ये है। और बीच में क्या उत्पन्न हो जाता है? गड्ढा। बीच में क्या उत्पन्न हो जाता है? गड्ढा। ये दब जाता है, ये वाला पोर्शन। तो इसी को हम लोग बोलते हैं गर्त, या इंग्लिश में बोल दो इसको ट्रफ। क्या बोलेंगे इसको? ट्रफ। आई बात समझे? तो ट्रफ यहाँ पे डिफाइन होता है। क्लियर है? तो यही बातें आपको यहाँ पे नजर आ रही होंगी। ठीक है, कि ये लंबी और सक्रिय कोशिकाएं होती हैं, इनके सिरे नुकीले होते हैं, इनकी भित्ति में लिग्निन का जमा होने से गुहा सक्रिय हो जाती है, जिससे गर्त का क्या हो जाता है? निर्माण होता है। क्लियर है? बिल्कुल। अब मैं आगे अगर बढ़ूं तो आगे आपको यहाँ पे नजर आ रहा होगा, ध्यान दीजिएगा, इसको मैं पुनः और समझा रहा हूँ। देखिए, जैसे होता क्या है, किसने क्या बोला है, इसी चीज को डिफाइन कैसे किया है, देखिएगा। देखिए, ऐसे है पूरा का पूरा, और इसने क्या बोला? इसने बोला कि भैया चारों ओर आप क्या लगा दो? लिग्निन लगा दो। अब देखिएगा इसके गर्त का कहने का अर्थ क्या है। ऐसे लगाया, ऐसे लगाया, और ऐसे लगाया, लगाया। तो मैंने लगाया है, ये सब का क्या है? ये सब का सब लिग्निन है। लिग्निन क्या बनाता है? जहां लग जाएगा वहां से वो उतना दूर का जो पोर्शन होगा क्या हो जाएगा? वो बहुत कठोर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कठोर हो जाएगा। कर दिया, लेकिन बीच में क्या रह गया? ये ध्यान से देखो, बीच में गैप रह गया कि नहीं रह गया? इसी गैप को उसने क्या बोला हुआ है? गर्त। यानी बीच में ये धंस जाता है भाग।
भाई तो मोटा हो गया ना भाई, कहने का मतलब ये है। तो ये पतला हो गया यानी गड्ढे माफिक हो गया कि नहीं हो गया, वही बोल रहा है। यही क्या है आपका गर्त। समझ में आई बात, समझ में आया है या ना। जो चीज़ मैंने आपको वहाँ पे एक्सप्लेन की है कि जो बीच में यहाँ पे मैंने बोला वही चीज़ है ये, लेकिन इसने क्या बोला है, साइड साइड में बता दिया है इसी चीज़ को। ठीक है, बात वही है, जब गड्ढा यहाँ उत्पन्न होगा तभी यहाँ से निकलेगा चीज़ें। ठीक है ना। वो क्यों आ रहा है, क्योंकि साइड साइड में क्या होता है, बीच बीच में लिग्निन का जमाव नहीं हो पाता है, तो उस जगह पे क्या बन जाता है, गड्ढा। वहाँ पे पतली हो जाती है सेल्स, ठीक है, और वहाँ पे गड्ढा जम जाता है। तो आई होप बात क्लियर हो गई होगी। बिल्कुल बिल्कुल सर। ये क्या होती है, तो यह क्या होती है, कठोर होती है। वो लिखा भी है, ये क्या है, कठोर होती है। यहाँ पे मैं थोड़ा सा और जूम करूँ, तो ये क्या होती है, कठोर होती है। ये कठोर होती है, यहाँ पे लिखा भी है। तो हमको भी पता है कि भैया जब लिग्निन जहाँ रहेगा, मैंने अभी जस्ट बताया ना, लिग्निन जहाँ भी प्लांट्स के अंदर पाया जाएगा वो क्या बता दे, उतने पोर्शन को ये क्या कर देगा, कठोर बना देगा, रिजिड बना देगा। उदाहरण के लिए कहाँ कहाँ पाई जाती है, वल्कुट। वल्कुट का मतलब आप बताइए, इंग्लिश में बोलते हैं कॉर्टेक्स। ठीक है ना, कॉर्टेक्स कहाँ पाया जाता है, बता सकते हैं आप लोग। बिल्कुल सर, आप स्टेम को काटेंगे, तो स्टेम को काटने के बाद आप मान लीजिए उसके क्रॉस सेक्शन को लेके आइए, क्रॉस सेक्शन या टीएस को निकाल के लेके आइए, तो हम बता देंगे वल्कुट कहाँ होता है, कॉर्टेक्स कहाँ होता है। ठीक है ना। एपिडर्मिस के बाद हाइपोडर्मिस आता है, और हाइपोडर्मिस के साथ जो क्या बोलते हैं, हमारा जो मस्कुलर टिश्यू है उनके बीच में जितने भी होते हैं सब के सब क्या होते हैं, कॉर्टेक्स होते हैं, है ना। यही बोला था मैंने, कॉर्टेक्स उसी को बोलते हैं, बीच में होता है, उसको तो हम लोग भरण कोशिका बोलते हैं। चलिए ठीक है। फ्लोएम और जाइलम में रेशे के रूप में मिलता है। ठीक है ना, फ्लोएम और जाइलम में किस रूप में मिलता है, रेशे के रूप में। ध्यान देना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, आपको आगे फिर से पढ़ने के लिए मिलेगा। ठीक है ना, याद रखिएगा। ये फाइबर है, फाइबर मतलब आपको नाम से याद हो जाना चाहिए, तंतु। तंतु मतलब रेशा। ठीक है ना, तो रेशे के माफिक होता है कौन, आपका फाइबर स्केलेराइन, सॉरी फाइबर स्केलेराइन काइमा। ठीक है ना, स्केलेन काइमा, सिंपल। फाइबर स्केलेराइन काइमा क्या होता है, तंतु यानी रेशे के समान होता है। ठीक है, ये जो जाइलम और फाइलम है उसमें एक धागे के माफिक होता है, पाया जाता है, और बहुत क्या होता है, कठोर होता है, और ये वल्कुट के अंदर भी मिलता है। सिंपल याद रखेंगे, एकदम रेशे के माफिक होता है। क्यों रेशे के माफिक होता है, तो खुद समझ लो ना यार, इसने पहले ही बोला था कि क्या होता है, ये बहुत ज्यादा सकरा होता है और नुकीला होता है इंड्स पे। ठीक है, और लंबाई इसकी क्या होती है, ज्यादा। तो सिंपल बोल रहा है कि पतला ज्यादा है, यानी इसकी लंबाई मोटाई बहुत ज्यादा नहीं है, लंबाई ज्यादा है, और सकरा का मतलब यहाँ से यही है कि पतला है, यानी चौड़ाई ज्यादा नहीं है। ठीक है, इसका मतलब यहाँ से खुद समझ लेना है कि ये कैसा है, सकरा यानी एक धागे के माफिक है। ठीक है, समझ में आया, तो एक रेशे के माफिक होता है ये। क्लियर। तो आई होप पहला टाइप आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा। अब आता है हमारे पास दूसरा, जिसको हम लोग बोलते हैं अस्थि कोशिकाएं या दृढ़ कोशिकाएं। ठीक है, तो अस्थि कोशिकाएं और दृढ़ कोशिकाएं हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, क्योंकि आज टाइम थोड़ा सा कम है हमारे पास, इसीलिए हम लोग इतना तक ही डन करते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।